ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग कॉन्करेंसी कंट्रोल कैसे करना है एक्चुअली वो डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, और जब ट्रांजैक्शन को कॉन्करेंटली रन करना है आपको, तो क्या क्या आपको एफर्ट्स लगाने हैं। सो इसी सीक्वेंस में हमने कॉन्करेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की जो डेफिनेशन हैं वो डिस्कस की थी। एंड कुछ और रिलेटेड डेफिनेशन लाइक रिकवरेबल शेड्यूल कौन कौन से होंगे, एंड कास्केडलेस शेड्यूल हम कैसे क्या कंडीशंस होंगे, कौन से शेड्यूल कास्केडलेस होते हैं। एंड देन एक अल्टीमेटली हमें एक कॉन्करेंसी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें या सर्विसेज हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे। ओके, सो ये हम सब डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि आपको अगर एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर दिए हों, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल या व्यू सीरियलाइजेबल जो भी आप शेड्यूल जनरेट करना चाह रहे हैं वो कैसे जनरेट करेंगे। सो पहले भी मैंने इंडिकेट किया हुआ था कि इस तरीके के शेड्यूल जनरेट करने के लिए वी फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। वो रूल्स हम एक्चुअली ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन पर इम्पोज कर देते हैं, और उन रूल्स की मदद से फिर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के, चाहे तो व्यू सीरियलाइजेबल हो या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स हो, वो आप जनरेट कर सकते हो। सो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो वाइडली डेटाबेसेस में अडॉप्ट किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल जनरेट करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। सो दोज प्रोटोकॉल्स आर नाउन एज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। सो और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल या व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल जनरेट कर सकते हैं। लाइक ट्री बेस्ड प्रोटोकॉल्स आर देयर, ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल्स आर देयर, देन ए लॉट ऑफ टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स आर ऑल्सो देयर। सो हर कैटेगरी में वेराइटीज ऑफ प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल। Large number of protocols have been proposed by researchers. So but we will not go into the details of all the protocols, बस हम केवल एक ही कैटेगरी जो लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स है उसमें भी कुछ लॉक जो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं और उनमें क्या मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं, वो हम आज और फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले जब लॉकिंग प्रोटोकॉल की बात आती है, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉक। सो लॉक का मतलब आपने कभी जैसे केबीसी अगर देखा होगा, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस आते थे, ऑप्शंस जो मिलते थे, तो कम कंटेस्टेंट जो है वो कोई एक ऑप्शन को चूज करता था, और उस में वो फिर अमिताभ बच्चन जी जो कहते थे कि इस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। तो आपने आई गेस वो लॉक टर्म जरूर सुनी होगी। और एक घर में लॉक लगाने वाला है, वो लॉक अलग चीज़ है। तो हम जो लॉक की बात करने वाले हैं वो कुछ वैसा ही लॉक है जो केबीसी में बात की जाती है। सो यहाँ पे लॉक करने का मतलब एक आइटम जो है, डेटा आइटम को हमें लॉक करना है। सो यहाँ लॉक का जो मैकेनिज्म है, जैसे आप लॉक का अगर देखें तो आप किसी रूम को या घर को लॉक करने के लिए यूज करते हैं, है ना, सिमिलर। लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के केस में हम लॉक जो है टर्म का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर डेटा आइटम जो है उसे लॉक करने के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ डेटा आइटम के लॉक करने से मतलब मेरा है कि आप एक ट्रांजैक्शन को एक लॉक डेटा आइटम का प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउ वो ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम को एक्सेस कर सकता है। ओके, नाउ अब लॉक जो है अ, कई बार दूसरे ट्रांजैक्शंस को उस डेटा आइटम को एक्सेस करने की परमिशन दे भी सकता है और रोक भी सकता है। सो ये डिपेंड करता है लॉक के टाइप्स पर। सो एक्चुअली ये डेटाबेस सिस्टम्स में कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए जो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, वो दो तरीके के लॉक यूज करते हैं डेटा आइटम पर। पहला है, यू कैन सी दैट, एक्सक्लूसिव लॉक। सो दिस इज एक्सक्लूसिव लॉक। सो एक्सक्लूसिव लॉक को आप एक, लेट्स से एक्स इज सम डेटा आइटम, एक्स इज सम डेटा आइटम, देन एक्सक्लूसिव लॉक हम इस डेटा आइटम पर एक्स पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वी विल राइट लॉक एक्स। सो लॉक एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव लॉक। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन, अगर आप जब आप एक ट्रांजैक्शन को एक डेटा आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक दे देते हैं। ओके, सो जब आप एक ट्रांजैक्शन पर को एक डेटा आइटम के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम पर रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकता है।
ठीक है। रीड और राइट से मतलब है कि आप वैल्यू को यूज भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, देख प्रिंट कर सकते हो, कहीं पर कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड राइट का मतलब है आप उस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो राइट का मतलब ये नहीं कि प्रिंट कर रही है केवल, वो राइट ऑपरेशन हो गया। राइट ऑपरेशन का मतलब है यू कैन मॉडिफाई और यू कैन डिलीट और रीराइट द वैल्यू ऑफ दैट डेटा आइटम एक्स। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉकिंग। सो लॉकिंग में एक्चुअली एक्सक्लूसिव लॉक में दोनों ही ऑप्शंस हैं ट्रांजेक्शन के पास, कि वो उस डेटा आइटम को रीड करना चाहे तो रीड कर सकता है, और राइट करना चाहे तो राइट कर सकता है। नाउ एक्सक्लूसिव लॉक में एक आप टर्म ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव इज देयर। सो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये जो लॉक है ये शेयरेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, शेयरेबल का मतलब क्या है कि अगर एक ट्रांजेक्शन ने लॉक एक एक्सक्लूसिव मोड में डेटा आइटम एक्स पर ले लिया है, तो कोई दूसरा ट्रांजेक्शन अब एक्स को रीड नहीं कर सकता, ना ही राइट कर सकता है। सो दैट मीन्स आपने बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया, आपने एक्सक्लूसिवली लॉक दे दिया है ट्रांजेक्शन को। सो एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब है कि नाउ ओनली दैट ट्रांजेक्शन जिसे एक्सक्लूसिव लॉक मिला है वही इस डेटा आइटम को रीड राइट कर सकता है, और ट्रांजेक्शंस रीड राइट नहीं कर सकते। ओके, और ये कब तक होगा, ये रिस्ट्रिक्शन कब तक लगेगा, जब तक ट्रांजेक्शन के पास लॉक अवेलेबल है। अगर लॉक रिलीज हो जाएगा देन ये रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो जाएंगे। ओके, देन दूसरे टाइप का लॉक है, दैट इज शेयर्ड मोड और शेयर्ड लॉक। सो शेयर्ड लॉक, अगर आप किसी डेटा आइटम, लेट से एस इज दैट डेटा आइटम, उस पर इशू करते हैं, तो उस डेटा आइटम को रीड किया जा सकता है केवल। सो अगर लेट से आपने एक डेटा आइटम ए है मान लीजिए, और ट्रांजेक्शन T1 है, एंड T1 पर आपने T1 को ए का शेयर्ड लॉक दे दिया। सो जैसे ही T1 को ए का शेयर्ड लॉक मिलता है, टी T1 ए की वैल्यू को रीड कर सकता है, ओके, बट राइट नहीं कर सकता है। वन मोर थिंग, जो आपका शेयर्ड लॉक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये शेयरेबल लॉक है। सो दैट मीन्स अदर ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो शेयर दिस डेटा आइटम। सो एक हो सकता है आगे कुछ एक ट्रांजेक्शन T2 को भी इस डेटा आइटम एस का लॉक मिल जाए। ओके, सो चूंकि ये लॉक शेयर्ड है, सो एक और ट्रांजेक्शन लेट से T3 कैन ऑल्सो गेट दिस लॉक, जबकि T1 के पास ऑलरेडी इसका लॉक था। सो दैट मीन्स ये जो डेटा आइटम एस है, इट कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल ट्रांजेक्शन। नाउ ये शेयरिंग है, ये भी शेयर्ड लॉक में मिलेगी। दैट मीन्स अगर एस पर ट्रांजेक्शन T1 ने शेयर्ड लॉक ले रखा है, तो T2 को भी शेयर्ड लॉक ही मिलेगा। T2 कैन नॉट रिसीव एक्सक्लूसिव लॉक ऑन एस। सिमिलरली T3 ट्रांजेक्शन को भी इस पर शेयर्ड लॉक ही मिलेगा, एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा। ओके, सो शेयर्ड मोड में जब लॉक मिलता है, तो वो लॉक जब भी डेटा आइटम पर शेयर्ड मोड में लॉक मिलेगा, सो ऑल लॉक विल बी इन शेयर्ड मोड ओनली। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लॉक में दिए गए हैं और इसमें से 9 जो है ना शेयर्ड मोड में हो और एक एक्सक्लूसिव दे दिया। नो, एक्सक्लूसिव और शेयर्ड कंपैटिबल नहीं है, दोनों एक ही डेटा आइटम पर दोनों लॉक एक साथ नहीं दिए जा सकते। ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉकिंग इंप्लीमेंट कैसे होगी, कैसे लॉक किससे मांगा जाएगा, क्या ट्रांजेक्शन अपनी मर्जी से लॉक ले लेंगे? नो। सो इसके लिए डेटाबेसेस में जनरली एक मॉड्यूल रखा जाता है या मॉड्यूल अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। सो हियर इट इज द कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। सो दिस मॉड्यूल कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द लॉक। सो जब एक किसी भी ट्रांजेक्शन को एक लॉक रिक्वायर्ड है किसी डेटा आइटम पर, सो ट्रांजेक्शन विल सेंड ए रिक्वेस्ट एज पर द रिक्वायर्ड लॉक। सो अगर एक किसी ट्रांजेक्शन को डेटा आइटम एक्स, लेट से डेटा आइटम एक्स है, और इस पर शेयर्ड मोड में लॉक चाहिए, तो वो शेयर्ड लॉक इस रिसीव रिक्वेस्ट करेगा। अगर एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए तो आप एक्सक्लूसिव मोड में रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, और नाउ देन कॉन्करेंसी मैनेजर देखेगा कि क्या जो डिमांडेड लॉक है वो करंट सिनारियो में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। अगर
पॉसिबल है दिया जाना, देन कॉन्करेंसी मैनेजर सॉरी may issue that lock, otherwise concurrency manager may deny the lock also. ओके, जनरली कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर जो ना लॉक तभी डिनाई करता है जब या तो लॉक इनकम्पेटेबल मोड में मांगा गया है, वी विल सी दैट इनकम्पेटेबल मोड का मतलब क्या है, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, लेट्स से डेटा आइटम इज नॉट अलाउड टू बी गिवन एक्सेस टू any transaction or a particular transaction. Okay, so concurrency control manager will see all the possibilities कि लॉक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, and then it will take a decision regarding कि लॉक दिया जाए या नहीं दिया जाए. Okay, so we will come to the detail on concurrency manager, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में. सो नाउ जब भी मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी कंपैटिबिलिटी, सो लॉक की कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है. सो लॉक कंपैटिबिलिटी को हम कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स से समझ सकते हैं. सो ये आप देख सकते हैं दिस टेबल, ये जो टेबल है दिस इज एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स. सो आप देख सकते हैं रोज में एस और एक्स लिखा हुआ है, देन कॉलम में भी एस एंड एक्स है. सो कंपैटिबिलिटी, ये एस रिप्रेजेंट्स द शेयर्ड मोड और एक्स जो है ना एक्सक्लूसिव मोड को रिप्रेजेंट करता है. और लेट्स से एक कोई पर्टिकुलर डेटा आइटम है जिसके लिए ये लॉक की बात हो रही है या कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं. सो लेट्स से ए इज सम डेटा आइटम जिस पर हमें कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करनी है. नाउ अब इमेजिन करिए दो ट्रांजेक्शन आते हैं और दोनों ही शेयर्ड मोड में लॉक मांगते हैं, दैट मीन्स एस एंड एस. सो दो ट्रांजेक्शनों ने दोनों ने ही शेयर्ड मोड में लॉक मांगा है डेटा आइटम पे पर. तो आप देखें कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स में इन दोनों के जंक्शन पर, दैट मीन्स यहां पर लिखा हुआ है ट्रू. इसका मतलब क्या है कि दो शेयर्ड मोड आपस में कंपैटिबल हैं. इसका मतलब है कि अगर दो ट्रांजैक्शन एक डेटा आइटम ए पर शेयर्ड मोड में लॉक मांग रहे हैं तो दोनों को एक साथ लॉक इशू किया जा सकता है क्योंकि शेयर्ड मोड एक दूसरे के कंपैटिबल हैं. नाउ शेयर्ड मोड को कंपैटिबल क्यों माना जाता है? ओबियसली शेयर्ड, जब आप दो ट्रांजेक्शन जो है एक डेटा आइटम को केवल रीड कर रहे हैं तो वो इनकंसिस्टेंसी लेकर के नहीं आएंगे. रीडिंग ऑपरेशन के लिए परमिशन अगर ले रहे हैं तो अज्यूमिंग दैट के वो केवल रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे, तो ओबियसली उस डेटा आइटम में कोई की वजह से, उस डेटा आइटम के रीड ऑपरेशन की वजह से कोई भी कंसिस्टेंसी रिलेटेड इशू नहीं आएगा. सो इसलिए दो शेयर्ड लॉक आपस में कंपैटिबल माने जाते हैं. ओके, और जब दो शेयर्ड लॉक एक साथ रिक्वेस्ट किए जाते हैं और डेटा आइटम और या तो फ्री है या ऑलरेडी शेयर्ड मोड में है तो वो रिक्वेस्ट ग्रांट हो सकते हैं. सो शेयर्ड का मतलब आप इसे इस डेफिनेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. अब लेट्स अज्यूम कि एक डेटा आइटम ए है, उसे एक साथ n ट्रांजेक्शन एक्सेस मांग रहे हैं और सब के सब शेयर्ड लॉक मांग रहे हैं. तो चूंकि शेयर्ड मोड आपस में एक दूसरे के कंपेटेबल है, सो ईच पेयर ऑफ द रिक्वेस्ट इज कंपेटेबल टू ईच अदर. सो सबको शेयर्ड लॉक ए का मिल सकता है. ओके, नाउ यू कैन सी दैट सेकेंड एंट्री, अगर एक ट्रांजेक्शन लेट से शेयर्ड मोड में लॉक मांग रहा है और दूसरा ट्रांजेक्शन एक्सक्लूसिव मोड में लॉक मांग रहा है, तो आप देख सकते हैं हियर फॉल्स इज रिटर्न. इसका मतलब क्या है कि एक शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक कंपैटिबल नहीं है, या एक शेयर्ड लॉक रिक्वेस्ट और एक एक्सक्लूसिव लॉक रिक्वेस्ट एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन रीड करने जा रहा है वैल्यू डेटा आइटम ए की और दूसरा उसमें राइट करने वाला है. तो इन ये दोनों ऑपरेशन आपको मालूम होगा, रीड और राइट ऑपरेशन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होते हैं. एक रीड हो और एक राइट हो. आपको याद करिए कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन के पहले हमने कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस की डेफिनेशन डिस्कस की थी. सो उसके अकॉर्डिंग चूंकि एक ऑपरेशन रीड है दूसरा राइट है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट कंपेटेबल विद ईच अदर. सो दैट्स व्हाई एक शेयर्ड एक डेटा आइटम पर शेयर्ड मोड में रिक्वेस्ट आई है शेयर्ड लॉक के लिए, और दूसरे में जो है ना एक्सक्लूसिव लॉक के लिए रिक्वेस्ट आई है. तो दोनों रिक्वेस्ट एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं है. ओके, नाउ ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट जब कंसीडर की जाती है तो एग्जिस्टिंग स्टेटस देखा जाता है अकाउंट जो डेटा आइटम है उसका. सो अगर एक डेटा आइटम मान लीजिए शेयर्ड मोड में ऑलरेडी गिवन है, तो अगर अब आगे एक दूसरा ट्रांजेक्शन आता है और वो एक्सक्लूसिव लॉक मांगता है, तो ऑब्वियसली शेयर्ड और एक्सक्लूसिव कंपेटेबल नहीं है. तो जो एक्सक्लूसिव लॉक मांगने जो ट्रांजेक्शन आया है उसे वेट करने को कहा जाएगा, क्योंकि जब तक आइटम फ्री नहीं होता है तब तक आप उसे एक्सेस नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों इनकम्पेटेबल मोड में है. हाँ, अगर उसी टाइम पर साथ में जो
वो ट्रांजेक्शन तो सपोज वेट कर रहा है, एक्सक्लूसिव चाहिए था लॉक, इसलिए दूसरा ट्रांजेक्शन आता है जो अगेन उसी पर एक और अदर ट्रांजेक्शन आता है और उसी डेटा आइटम पर शेयर लॉक मांगता है। तो शेयर लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर लॉक मिल जाएगा। सो इस तरीके से अगर एक आइटम ऑलरेडी लॉक है शेयर्ड मोड में, तो कितने भी ट्रांजेक्शन्स आकर के उसे शेयर्ड मोड में लॉक रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव में अगर कोई भी मांगेगा तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। ओके, आप देख समझ पा रहे होंगे, इस वजह से एक इशू भी आ सकता है, स्टारवेशन जिसको हम बोलते हैं। सो वी विल कम टू दैट। लॉकिंग में एक प्रॉब्लम आती है स्टारवेशन, सो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन आप देखेंगे एक एक्सक्लूसिव है, और जब आइटम एक्सक्लूसिव मोड में लॉक है और मान लीजिए उसके बाद शेयर्ड मोड में रिक्वेस्ट आती है, ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आइटम ऑलरेडी एक्सक्लूसिव मोड में लॉक्ड है और एक दूसरा ट्रांजेक्शन आकर के उसे शेयर्ड मोड में लॉक मांग रहा है, तब भी हम नहीं लॉक दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, आप इसका भी कारण जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपने देखा होगा कि अगर एक ट्रांजेक्शन जिसने राइट किया है किसी वैल्यू को और दूसरा ट्रांजेक्शन आके उसे रीड कर ले, और राइट करने वाला ट्रांजेक्शन जो है ना कमिट नहीं हुआ और रीड वाला कमिट हो गया, तो आपको मालूम है कि प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। ओके, एंड वो ट्रांजेक्शन फेल भी हो सकता है, तो आप एक डर्टी वैल्यू रीड कर रहे हो सकते हैं। सो इस केस में भी आपको इन लॉक्स को परमिट नहीं कर सकते आप। एंड ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं होंगे। अगर एक डेटा आइटम ऑलरेडी एक्सक्लूसिव मोड में लॉक्ड है किसी और ट्रांजेक्शन के द्वारा, तो एक और ट्रांजेक्शन आकर के उसे लॉक मांगेगा, तो ऑब्वियसली उसे वेट करने को कहा जाएगा। जब तक डेटा आइटम फ्री नहीं होगा तब तक आप उस पर लॉक इशू नहीं कर सकते। ओके, सो केवल शेयर्ड मोड आपस में कंपेटेबल है, बाकी की एक्सक्लूसिव या शेयर्ड कंपेटेबल नहीं है। सो ये इंफॉर्मेशन लॉक मैट्रिक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो एनी क्वेश्चन? नो, चलिए आगे चलते हैं। सो लेट्स, आपने अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था तब ट्रांजैक्शन की डेफिनेशंस कुछ डिफरेंट थी। नाउ चूंकि हम लॉकिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ट्रांजैक्शन में, तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन को अगर किसी डेटा आइटम को अब रीड या राइट करना है, तो उसे पहले एक रिक्वायर्ड मोड में लॉक भी ग्रांट लेना पड़ेगी कॉन्करेंसी मैनेजर से, तभी वो ट्रांजैक्शन प्रोसीड कर सकता है। सो अब हम ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन जो सूडो कोड यूज कर रहे थे उसमें नए तरीके के ऑपरेशन ऐड करेंगे। वो है शेयर्ड मोड एंड एक्सक्लूसिव मोड के रिक्वेस्ट, एंड देन इनको रिलीज भी करना पड़ेगा। सो रिलीज के लिए भी इंस्ट्रक्शन हम इशू करेंगे। सो लेट्स सी नाउ, ट्रांजैक्शन को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे नाउ कि आपको याद होगा ये प्रीवियस ट्रांजैक्शन प्रीवियस एग्जांपल्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये कई बार। सो ये सिंपली क्या कर रहा है, दो अकाउंट्स के बैलेंस का सम करके डिस्प्ले करता है। मे बी वी आर कंसिडरिंग अकाउंट एंड ए कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। सो लॉक एस ए, यू कैन सी लॉक एस ए का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन T2 ने सबसे पहले चूंकि ए को वो रीड करना चाहता है, तो आप उसने देखिए, आप देखेंगे ए को रीड करना चाह रहा है ट्रांजेक्शन, तो चूंकि रीड करना है तो रीड करने से पहले लॉक लेना पड़ेगा। नाउ ये जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं लॉकिंग प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर किसी डेटा आइटम को एक्सेस करना है, चाहे रीड करने के लिए एक्सेस करना हो या फिर मॉडिफिकेशन के लिए एक्सेस करना हो, आपको एक एक पार्टिकुलर जो कंपेटेबल मोड है या अप्रोप्रिएट मोड है उसमें लॉक मांगना पड़ेगा पहले। सो चूंकि ये ट्रांजेक्शन T2 ए को रीड करना चाह रहा है, सो पहले आपको शेयर्ड लॉक मांगना पड़ेगा। सो इसलिए इसने एक लॉक रिक्वेस्ट इशू की, लॉक एस ए। सो लॉक एस ए का मतलब ये एक रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन है जिसमें ट्रांजेक्शन T2 इज रिक्वेस्टिंग शेयर्ड मोड लॉक ऑन डेटा आइटम ए। किससे रिक्वेस्ट की जा रही है, कॉन्करेंसी मैनेजर से ऑब्वियसली। सो ये रिक्वेस्ट, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो एक रिक्वेस्ट पहुंचेगी कॉन्करेंसी मैनेजर के पास। नाउ कॉन्करेंसी मैनेजर विल इवैल्यूएट दिस रिक्वेस्ट, वो देखेगा कि क्या ये रिक्वेस्ट ग्रांट हो सकती है। अगर ग्रांट हो जाएगी तो वो फिर ग्रांट इंस्ट्रक्शन इशू करके ये लॉक ट्रांजेक्शन T1 को दे देगा। सो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कॉन्करेंसी मैनेजर इज ऑल्सो ए प्रोसेस, ट्रांजेक्शन इज ए प्रोसेस, तो ट्रांजेक्शंस के और बीच में भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होगा। सो आप जानते हैं कि दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं। अगर आपको याद नहीं है देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कॉन्करेंसी मैनेजर के जो वाला जो चैप्टर है वो पढ़ें।
ओके, सो क्योंकि ट्रांजेक्शन या प्रोसेस भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो मैसेज पासिंग के थ्रू जनरली वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन। सो ऑब्वियसली एक ट्रांजेक्शन और कॉन्करेंसी मैनेजर के बीच जो कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी डन थ्रू मैसेज पासिंग जनरली। एक दूसरा ऑप्शन और है कि कॉमन एरिया में रीड राइट करके भी वो मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैसेज पासिंग ज़्यादा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, सो मैसेज पासिंग इंटरफेस आपने टर्म सुना होगा। सो उस मैकेनिज्म से कॉन्करेंसी मैनेजर और ट्रांजेक्शन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियसली यहाँ एक मैसेज जाएगा। सो लॉक रिक्वेस्ट जो ना, ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली एक मैसेज इशू करता है कॉन्करेंसी मैनेजर के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म में। एंड देन कॉन्करेंसी मैनेजर देखेगा कि क्या एक का एक्सेस दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो वो ग्रांट मैसेज इशू करेगा, और ग्रांट ऐसे मैसेज इशू होने का मतलब है कि नाउ ट्रांजेक्शन T2 कैन रीड द वैल्यू ऑफ ए। सो लेट्स से ट्रांजेक्शन ने रीड कर लिया। नाउ अब हो सकता है कि ट्रांजेक्शन T2 का काम हो गया, अब उसे ए की जरूरत नहीं है, तो अगेन अब डेटा आइटम को लॉक के बाद अनलॉक भी करना पड़ेगा। अनलॉक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप लॉक मेंटेन रखेंगे तो कोई दूसरा ट्रांजैक्शन रीड नहीं कर पाएगा या उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो अनलॉक कमांड इशू करने का मतलब है आप ये अनलॉक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पर क्या होगा, एक मैसेज जाएगा कॉन्करेंसी मैनेजर के पास। सो यू कैन थिंक ऑफ के कॉन्करेंसी मैनेजर इस साइड है। सो ईच मैसेज इज गोइंग टू द कॉन्करेंसी मैनेजर। ओके, सो जैसे पहले ये भी मैसेज गया था, फिर कॉन्करेंसी मैनेजर से मैसेज आया। अनलॉक के केस में भी अब एक रिक्वेस्ट जाएगी अनलॉक करने के लिए। कॉन्करेंसी मैनेजर इस केस को एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट को ऑब्वियसली, क्योंकि अनलॉक में कोई इशू नहीं है। और अनलॉक करने से कॉन्करेंसी मैनेजर अब इस डेटा, जो भी डेटा आइटम ए है, वी है, वट उसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देगा कि अब ट्रांजेक्शन T2 इज नॉट यूजिंग दिस डेटा आइटम। ओके, सो अब हो सकता है कि ये मोड इसकी वजह से जो ना किसी और ट्रांजेक्शन को एक्सेस मिल जाए। नाउ देन आप देखेंगे ट्रांजेक्शन को बी करना है, रीड बी, दैट मीन्स बी को रीड करना है, तो इसने इंस्ट्रक्शन इशू करना पड़ेगा लॉक एस बी। सो लॉक एस बी एक एक्चुअली रिक्वेस्ट है। सो अगेन फिर कॉन्करेंसी मैनेजर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी। क्या रिक्वेस्ट है कि डेटा आइटम बी का T2 को शेयर्ड मोड में लॉक चाहिए। तो देन कॉन्करेंसी मैनेजर विल सी कि क्या दिया जा सकता है लॉक। अगर दिया जा सकता है तो वो इधर से फिर एक ग्रांट रिक्वेस्ट इशू कर देगा, और ग्रांट रिक्वेस्ट इशू होने के बाद अब ये ट्रांजेक्शन रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। और रीड ऑपरेशन होने के बाद इसने बी की लेट से वैल्यू रीड कर ली। अब ये जो है ना इसे अनलॉक कर देगा, और अनलॉक करने का मतलब एक मैसेज जाएगा आपके कॉन्करेंसी मैनेजर के पास। कॉन्करेंसी मैनेजर को मैसेज गया कि अब ये आइटम फ्री है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फर्दर। और इसके बाद ये ए और बी का बैलेंस डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, सो नाउ अब ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन को हम इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, सो जब हम लॉकिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे तो हमने दो नई तरीके की इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है इसमें, लॉक इंस्ट्रक्शंस एंड अनलॉक इंस्ट्रक्शंस। और लॉक में भी दो तरीके की इंस्ट्रक्शंस हैं, अनलॉक में भी दो तरह की। शेयर्ड मोड का अनलॉक करना है या एक्सक्लूसिव में, या अनलॉक एक ही तरीके से होगा, लेकिन लॉक रिक्वेस्टिंग में मोड बताना पड़ेगा। तो लॉक रिक्वेस्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होंगे। जैसे आप देखेंगे तीन तरीके की एक्चुअली नई इंस्ट्रक्शंस ऐड हो गई। लॉकिंग के लिए शेयर्ड में चाहिए या एक्सक्लूसिव चाहिए तो आपको एक्स लिखना पड़ेगा। दो टाइप हो गए। और तीसरा अनलॉक हमेशा एक जैसा रहेगा, चाहे रिसोर्स एक्सक्लूसिव मोड में अनलॉक करना हो या शेयर्ड मोड में लॉक हो, तो आपका अनलॉक एक ही तरीके से होगा। अनलॉक इंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, डेटा आइटम मेंशन करना है। नाउ लेट्स सी देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द लॉकिंग प्रोटोकॉल। सो लॉकिंग प्रोटोकॉल में अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखें, सो दिस एग्जांपल डिस्क्राइब्स ए प्रॉब्लम जिसे हम डेडलॉक बोलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी कि डेडलॉक क्यों हो रहा है या कैसे होगा डेडलॉक। सो इमेजिन करिए दो ट्रांजेक्शन है T3 एंड T4, और T3 बी को रीड कर रहा है और देन बाद में उसे ए की रीड करने की जरूरत है। सो T3 ए और बी को रीड कर रहा है। सिमिलरली T4 ऑल्सो need to do some operations on B also. So let's see this code. So सबसे पहले अगर आप देखें तो लॉक एक्स बी लिखा हुआ है। एक्स बी का मतलब है कि लॉक जो रिक्वेस्ट किया गया है वो कौन सा है, एक्सक्लूसिव। सो बी ने जो है ना एक्सक्लूसिव लॉक में रिक्वेस्ट मांगा। ये ध्यान रखना, ये रिक्वेस्ट अगेन कॉन्करेंसी मैनेजर के पास जाएगी। सो अज्यूमिंग दैट के अभी ये लॉक किसी को नहीं दिया गया है, तो बी पर एक्सक्लूसिव लॉक मिल गया T3 को। सो T3 जो है बी को
I am writing XB. So XB I am using the notation for exclusive lock on B. ठीक है. So T3 ने B पर एक exclusive lock ले लिया है. So now B is locked. और कोई ट्रांजेक्शन अब B को एक्सेस नहीं कर सकता. फिर इसने रीड ऑपरेशन किया इसमें B पर, B की वैल्यू को चेंज किया, B में 50 का डिडक्शन किया और राइट कर दिया. सो इसने B की जो भी वैल्यू थी उसे चेंज करके राइट कर दिया. लेकिन ध्यान रखना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने लॉक रिलीज नहीं किया. इट इज होल्डिंग द लॉक ऑफ डेटा आइटम B. नाउ इमेज सी दिस इंस्ट्रक्शन. नाउ ट्रांजेक्शन T4 ने क्या किया, शेयर्ड मोड मांगा है ए पर. सो ऑब्वियसली इस केस में कॉन्करेंसी मैनेजर ने किसी को लॉक पहले से नहीं दिया रखा है, दो ही ट्रांजेक्शन है, तो ऑब्वियसली ए पर इसको शेयर्ड मोड में लॉक मिल जाएगा. सो T4 ने ए को शेयर्ड मोड में लॉक कर लिया. ओके, नाउ ए को रीड किया और नाउ इट इज डिमांडिंग द लॉक फॉर बी. सो इसने बी पर लॉक इसको चाहिए और कौन सा चाहिए, शेयर्ड मोड में. So it is waiting. I am writing a question mark here. Question mark represents it is in waiting state. SB के लिए so that means transaction T4 के पास A का लॉक है और ये B पर लॉक के लिए वेट कर रहा है. Now again जब यहां देखें ये लॉक पूरे ये इंस्ट्रक्शन के बाद ये रुक जाएगा ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ सकता. क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि B ऑलरेडी लॉक्ड है. So ये ट्रांजेक्शन अब आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, ये यहीं ब्लॉक हो जाएगा. ओके अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि लॉक इंस्ट्रक्शन में आपको वेट करना पड़ता है. इट इज ए वेटिंग काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल्सो. अगर लॉक नहीं मिलता है तो आपको वेट करना पड़ता है जब तक लॉक ना मिल जाए. ओके या प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट ना कर दिया जाए. नाउ ट्रांजेक्शन ए T3 ने ए पर लॉक मांगा है एक्सक्लूसिव. सो चूंकि ए पर ऑलरेडी लॉक है T4 का, वो भी शेयर्ड मोड में है, सो ये मांग रहा है एक्सक्लूसिव मोड में. सो इट इज रिक्वेस्टिंग एक्सक्लूसिव मोड, request exclusive mode on A. So I am putting question mark. Question mark means this lock is not granted, so this transaction have to wait. So अब आप सिनारियो देखिए, ट्रांजेक्शन T3 के पास B पर लॉक तो है, B पर लॉक इसे मिल चुका है एंड ये A पर लॉक के लिए वेट कर रहा है. नाउ T4 के साथ सिचुएशन क्या है, इसे A पर लॉक मिल गया, ये B पर लॉक चाहता है, सो ये इंतजार कर रहा है. सो आप देखें दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं. सो डेडलॉक टाइप सिचुएशन अराइज हो चुकी है क्योंकि T4 ए को लॉक को रिलीज नहीं करेगा क्योंकि वो प्रोसीड नहीं कर रहा है आगे, और जब तक ये लॉक रिलीज नहीं करेगा ए पर T4 तो T3 को लॉक ए पर नहीं मिल पाएगा. और T3 जो ए पर जब लॉक नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा और वो बी का भी लॉक रिलीज नहीं करेगा. सो इसे बी चाहिए, ये बी को होल्ड किए हुए है, इसे ए चाहिए और ये ए को होल्ड ये ए को होल्ड किए हुए है और ये ए रिक्वायर्ड कर रहा है. सो दोनों एक दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, तो T4 वेट कर रहा है कि T3 जो है बी का लॉक छोड़ देगा तो मैं बी को यूज करके अपना काम आगे बढ़ जाऊंगा. सिमिलरली T3 इज वेटिंग फॉर T4 कि जैसे ही T4 ए को लॉक को रिलीज करेगा मैं अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकता हूं. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं. सो कोई भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा. सो दिस सिचुएशन इज नाउन एज डेडलॉक. ओके, सो ये एक डेडलॉक की सिचुएशन है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा होगा डेडलॉक. सो नाउ जो आपके लॉकिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वो है लॉक. जब आप लॉक इशू और ग्रांट करते हैं देन लॉक डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो सकती है. हाँ अभिषेक आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, बोलो. गलत से बटन प्रेस हो गया था. ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो आई होप डेडलॉक सबको यहाँ आप ये समझ में आ गया होगा. ये दोनों ट्रांजेक्शन अब डेडलॉक में एंटर कर गए हैं. अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ट्रांजेक्शन्स वाले चैप्टर में कॉन्करेंसी के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. सो कॉन्करेंसी कंट्रोल डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आप इसको पूरा पढ़ लें. ठीक है, मैं उतनी डिटेल में कवर नहीं करूंगा, मैं केवल डेटाबेस में जितना रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दूंगा. सो बाकी डिटेल्स आपको पढ़नी है. क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, सो मैं इनके डीप में नहीं जाऊंगा.
अदरवाइज फिर हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। बट आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद होना चाहिए। यू शुड रिमेंबर दोज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, सो डेडलॉक की कंडीशंस आप जानते हैं, हम कंडीशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। जो 4 कंडीशंस हैं, सिंपली यहाँ पर अब जब डेडलॉक ऑकर हो गया है तो डेडलॉक ऑकर होने पर क्या करना पड़ता है, आप लोग सब जानते होंगे। डेडलॉक हो जाता है, देन व्हाट, क्या किया जाए डेडलॉक से रिकवर करने के लिए, क्या करते हैं? लेट मी रिकॉर्ड द अटेंडेंस। डेडलॉक से रिकवरी की क्या स्टेप्स है, बताओ जरा सर, कैसे रिकवर करते हैं डेडलॉक से? सर म्यूचुअल एक्सक्लूशंस देखते हैं, उसके बाद बाउंडेड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन? अरे नहीं, डेडलॉक तो हो गया भाई, जब डेडलॉक हो जाए फिर क्या करते हैं? सर रोल बैक भी कर सकते हैं, मतलब उससे भी, मतलब जब जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ वहां से वहां तक उसको रोल बैक कर देते हैं, उसके बाद सर्टेन उस पर ये भी लगा सकते हैं। और कोई बताएगा? रोल बैक, रोल बैक obviously द करेक्ट आंसर। व्हाट वी नीड टू डू, कि पहले हम एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स साथ में बीच में जुड़े हुए होते हैं कि अगर आपको एक डेडलॉक ऑकर हो जाता है तो डेडलॉक से रिकवरी के लिए ओब्वियसली आपको जो 4 कंडीशंस होती हैं उनमें से किसी को ब्रेक करना पड़ता है ना। सो होल्ड एंड वेट है, और जो है सो या तो ये है कि आप किसी से रिसोर्स छीन लीजिए और फिर दूसरे ट्रांजेक्शन को दे दीजिए। सो जनरली रिसोर्स छीनने का काम सुटेबल नहीं माना जाता है। सो बेटर ये होता है कि हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक कर दें, किल कर दें, है ना। सो इसके लिए पहले हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन्स को किल करने से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन को किल करने से या रोल बैक करने से हम डेडलॉक से कम नुकसान में रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें डेडलॉक से रिकवरी करना है तो ऑब्वियसली सम ट्रांजेक्शंस नीड टू बी किल्ड, या रोल बैक आप कह सकते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि किल करने के लिए या रोल बैक करने के लिए विक्टिम ट्रांजैक्शन जो है कौन सा आइडेंटिफाई किया जाए, किस क्राइटेरिया के बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है? हाँ बताओ जरा नरेश, जो विक्टिम ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि जब डेडलॉक ऑकर हो गया है तो हमें एक विक्टिम ट्रांजैक्शन पता करना है जिसे हम किल करें सो दैट हम डेडलॉक से रिकवरी कर पाए। क्या आइडिया होता है किल जो करने सबसे के लिए? जो सबसे लास्ट में जिसने मतलब डेडलॉक अकर किया हम उसको किल करते हैं, जैसा या उस प्रोसेस को किल करते हैं जो सबसे कम लॉस करे, डाटा लॉस करे। ओके, सो आइडिया इज दैट कि सबसे पहले जो मेन आइडिया होता है आपका कि आपका कॉस्ट जो है ना, कि डेडलॉक की रिकवरी की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, उस ट्रांजेक्शन को किल किया जाता है। सो विक्टिम को चूज करने के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। पहली चीज तो है ये देखा जाता है कि किस ट्रांजेक्शन के किल करने पर हमें कम से कम टास्क जो है ना उसको अंडू करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट लॉस जो है हमारा कम से कम होगा। सो एक आइडिया तो ये है कि अगर एक ट्रांजेक्शन जो सबसे बाद में आया है, ओबियसली हम जिसने सबसे कम प्रोग्रेस अभी की है हम उसे किल करें। प्रोग्रेस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि प्रोग्रेस उसकी कम से कम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पता चला वो ट्रांजेक्शन के किल करने से कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, है ना, ये भी हो सकता है कि आपने उसे किल कर दिया और कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो एक्चुअली हमें पहले ये असेस करना पड़ता है कि किस ट्रांजेक्शन के किल करने पर हम कुछ रिसोर्सेस को फ्री कर पाएंगे सो दैट हम डेडलॉक के सिचुएशन से ओवर पाएंगे। सो एक विक्टिम ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करेक्टली कर पाना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। इट इज नॉट ए इजी टास्क, बट वी हैव टू फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे ट्रांजेक्शन कम से, सो हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम डिसीजन लेते हैं। पहला पैरामीटर है कि किस ट्रांजेक्शन ने सबसे कम जो है ना प्रोग्रेस की है, एक क्राइटेरिया ये होता है। दूसरा पैरामीटर या क्राइटेरिया जो है, ध्यान रखना एक ही क्राइटेरिया से हम चीजें डिसाइड नहीं करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि किस ट्रांजेक्शन ने ऐसे रिसोर्सेस को यूज किया है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, या उन वो रिसोर्स को यूज करना कॉस्टली अफेयर है।
है ना, कॉस्टली है। सो कॉस्टली रिसोर्सेज जो हैं, या कॉस्टली का मतलब हमेशा पैसे से नहीं तोलना है, कॉस्टली का मतलब कोई और भी नोशन हो सकता है। सो ऐसे कॉस्टली रिसोर्सेज जिनका यूज कॉस्टली पड़ता है, उन रिसोर्सेज को किन ट्रांजेक्शन ने यूज किया है, हम उनको जनरली नहीं टच करते हैं। एक क्राइटेरिया ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमें इस कंडीशन का। और प्रायोरिटी भी हमें देखनी होती है, कई बार कई जॉब्स की या टास्क ट्रांजेक्शन्स की प्रायोरिटी भी होती है। सो हमें सबसे कम प्रायोरिटी वाले ट्रांजेक्शन्स को किल करना होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया आ जाए जो आपने प्रोसेसेस में सब में पढ़े होंगे, तो आई विल, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप उन सबको दोबारा से रिमाइंड कर लें। ठीक है, सो कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेस पर हम विक्टिम का सिलेक्शन करते हैं। ओके, और कई बार ये भी होता है कि हम डेडलॉक बार बार ऑकर हो रहा है, सपोज दैट कि डेडलॉक बार बार ऑकर हो रहा है, हम एक ही ट्रांजेक्शन को बार बार विक्टिम चूज कर लेते हैं। सो इस सिचुएशन से भी बचना है। सो समटाइम्स ये होता है कि अगर डेडलॉक फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो नेसेसरी नहीं, ये हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम एक ही ट्रांजेक्शन को बार बार विक्टिम चूज ना करें, क्योंकि उससे वो ट्रांजेक्शन यूजर का है और यूजर के लिए वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है एंड अनफेयर भी हो सकता है। सो फेयरनेस का भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो फेयरनेस के बेस पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा हम पर्टिकुलर यूजर के ही ट्रांजेक्शन्स को किल करते जा रहे हैं। सो लॉट ऑफ क्राइटेरिया जाते हैं जिनके बेस पर हम एक विक्टिम ट्रांजेक्शन का सिलेक्शन करते हैं। ओके, सो इस तरीके से विक्टिम ट्रांजेक्शन को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन वी कैन किल सर्टेन ट्रांजेक्शन्स, और फिर हम डेडलॉक से रिकवरी कर पाते हैं। यस सर, ये वाला पढ़े थे सर हम लोग। हाँ, तो विक्टिम अगर बार बार एक ही को सिलेक्ट हो जाता है तो हाँ उसको उसका प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं हाँ हर हाँ बार, या उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं। उसके एजिंग का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि स्टारवेशन में भी इस्तेमाल होता है वेटिंग जब है। सो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने जा रहे हैं, दैट इज स्टारवेशन। सो एक दूसरी प्रॉब्लम जो है ना इन प्रोटोकॉल्स में ऑकर हो सकती है, वो है स्टारवेशन। नाउ लेट्स सी स्टारवेशन क्या है। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी होगी, लेकिन मैं एग्जांपल आपको इसके डेटाबेस के रेफरेंस में दूंगा। सो सपोज दैट एक डेटा आइटम ए है, सॉरी ये बड़ा, सो सपोज ए इज सम डेटा आइटम जो कि एक लेट्स से एक ट्रांजैक्शन है जिसने T1 जो ट्रांजैक्शन है, और इसको T1 ट्रांजैक्शन ने शेयर्ड मोड में लॉक कर रखा है। ओके, नाउ सपोज दैट T2 ट्रांजैक्शन आता है और ए पर एक्सक्लूसिव लॉक मांगता है। सो ट्रांजैक्शन T2 जो है, इट इज डिमांडिंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए। ठीक है, आई एम राइटिंग एक्स ए। ओके, सो T2 ट्रांजैक्शन ने एक्सक्लूसिव मोड में ए पर लॉक मांगा है, लेकिन चूंकि T1 ऑलरेडी शेयर्ड मोड में लॉक है, सॉरी ए इज ऑलरेडी जो है ना शेयर्ड मोड में लॉक है T1 के पास, तो T2 को वेट करने को कहा जाएगा। नाउ ऐसा हो सकता है कि कुछ देर बाद एक और ट्रांजैक्शन आता है T3, और इसने शेयर्ड मोड में लॉक मांग लिया, और ये इमेजिन करिए ये लॉक जस्ट उस टाइम पर मांगा है जब ये लॉक को छोड़ने वाला था। जस्ट इसके छोड़ने से पहले लॉक मांग लिया और कॉन्करेंसी मैनेजर ने अब इसको लॉक दे दिया। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन आया T4, उसने लॉक मांगा शेयर्ड मोड में, सो उसको भी मिल जाएगा। और इस तरीके से T2 वेट करता रहेगा, और हो सकता है कि एक साथ एक एक करके बहुत सारे ट्रांजैक्शन शेयर्ड मोड में लॉक मांगते रहे और T2 बेचारा वेट करते रहे, वेटिंग में ही पड़ा रहा। सो इस तरीके से T2 का जो यूजर है, T2 ट्रांजैक्शन जिस यूजर ने भी इशू किया है, उसको हो सकता है कि इनफाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़े। इन थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो सिचुएशन में भी डिफरेंट हो सकती है, आप उसमें बाउंड लगा सकते हैं, कोई भी फाइनाइट टाइम तक वेट नहीं करेगा, बट थ्योरेटिकली T2 may have to wait for finite amount of time, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, सॉरी। सो क्योंकि एक एक करके ट्रांजेक्शन हो सकता है आते रहे, शेयर्ड मोड में लॉक मांगते रहे और उनको मिलता रहेगा और T2 वेट करता रहेगा। सो दिस प्रॉब्लम इज नाउन एज स्टारवेशन। सो हम कहते हैं कि T2 स्टार्व हो गया है। ठीक है, सो T2 विल गो इनटू स्टारवेशन, और ये पूरा फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन प्रॉब्लम। ओके, सो स्टारवेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वही है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस के केस में था,
क्या करते थे आप स्टारवेशन से बचने के लिए? स्टारवेशन से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया गया था, एजिंग। एजिंग का मतलब क्या होता है? जो जितना ज्यादा वेट करता जाता है आप उसकी एक प्रायोरिटी बढ़ाते जाते हैं, उसको एक 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 न्यूमेरिक वैल्यू है, वो उसकी एज को रिप्रेजेंट करती है और आप उसे इंक्रीज करते जाते हैं। सो दैट वैल्यू वर्क्स लाइक ए प्रायोरिटी। और अगर एक ट्रांजेक्शन बहुत पहले से वेट कर रहा है, उसकी एजिंग वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, तो फिर अब उसे प्रायोरिटी मिलेगी, ना कि कोई बाद में ट्रांजेक्शन आ रहा है और वो रिक्वेस्ट मांग करके उसे डेटा मिल जा रहा है, एक्सेस मिल जा रहा है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन होता है एजिंग। सो एजिंग में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, जो वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, और जब एक थ्रेशोल्ड से वो जो है ना बढ़ जाती है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है, तो फिर हम इस ट्रांजेक्शन को एक हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड नाउ इस ट्रांजेक्शन को एक्सेस दिया जाएगा, बाकी ट्रांजेक्शन को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो एजिंग के कॉन्सेप्ट की मदद से हम जो है ना स्टारवेशन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है जो कि डेटाबेसेस में हम यूज करते हैं। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। सो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, सारे डेटाबेसेस ऑलमोस्ट लगभग सारे डेटाबेसेस यही प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेटाबेसेस में। और भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में भी लॉकिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। सो ये कॉन्सेप्ट काफी वर्सेटाइल है। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके देन बाय।